नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के पहले लेक्चर में और मनोविज्ञान को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके स्रोत को लेकर के मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि किस किताब से किस चैप्टर को पढ़ना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो मनोविज्ञान आपका इतिहास, भूगोल या दूसरे विषयों से भिन्न है। जैसे कि आप दूसरे विषयों को पढ़ते हैं तो आप उसमें फैक्ट तलाश रहे होते हो, किसकी स्थापना कब हुई, ये किसने बनवाया, और खैर इसमें भी है फैक्ट, लेकिन वो फैक्ट आपके एग्जाम में उतने काम के नहीं है। आपको यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान देने वाली बात है कि हम केवल फैक्ट को ना तलाशें, बल्कि जो चीज़ें समझने वाली हैं उन चीज़ों को पहले गौर करें। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी जो बात है मनोविज्ञान को लेकर के वो ये कि दूसरे विषय आपके प्रारंभिक समय से ही जुड़े होते हैं। आप कक्षा चौथी पांचवी से ही इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, हिंदी, अन्य विषयों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान से संपर्क आपका एकदम से बीएड के दौरान होता है और मात्र 7 या 8 महीने की क्लास के बाद फिर से संपर्क टूट जाता है। लेकिन जब हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने चलते हैं तो एक मनोविज्ञान का बड़ा रोल वहां पर दिखाई देता है। और अगर हमें इस विषय की गहराई से पकड़ नहीं होती है तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मैंने देखा है कि जितने भी लोग इन पेपरों को देते हैं वो ज़्यादातर 30 नंबर में 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, बहुत अच्छा हुआ तो 17-18 नंबर लेकर के, और उनकी कहानी मनोविज्ञान में समाप्त हो जाती है। और अगर अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छे नंबर दोस्तों तभी आएंगे जब हम गाइड को पढ़ना बंद करें और थोड़ा सा बुक्स की ओर झांकें कि यहाँ पर किताबें क्या लिखती है। क्योंकि दोस्तों, गाइड हमेशा आपको रटवाने की कोशिश करती है, लेकिन बुक्स हमेशा आपको समझाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्तमान का जो मार्केट है, मार्केट में गाइडों से भरी हुई दुकानें हैं। चाहे वो सिखवाल ले लो, वो भी एक प्रकार की गाइड ही है। लूसेंट ले लो, लूसेंट भी एक प्रकार की गाइड ही है। फर्स्ट रैंक की किताब ले लो, वो भी गाइड ही है। ये जितनी भी हमारी किताबें सामने होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं या जो हमें दूसरे टीचर के द्वारा सजेस्ट की जाती हैं कि आप इस किताब को पढ़ लें तो आपका मनोविज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं दोस्तों, उसमें केवल आपके फैक्ट अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मनोविज्ञान की समझ आप जल्दी नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, ना कि मेरी बातों में भी फैक्ट ढूंढने की कोशिश करें। और जितना आप सुनेंगे, जितना आप गहराई से चीज़ों को समझेंगे, उतने अच्छे नंबर आपके मनोविज्ञान में होंगे। अब रही बात YouTube में मनोविज्ञान की श्रृंखला को लेकर के, तो मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि एक बड़ा हिस्सा आपको यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से मनोविज्ञान का प्रोवाइड कराऊं। और अगर दूसरे स्रोतों की बात करूं तो ज़्यादातर लोग कहीं से भी डाटा लेकर के और आपको रटाना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे चैनलों से उतना लाभ होने वाला नहीं है। अगर समझ स्थापित करनी है तो थोड़ा सा इस विषय को गहराई से सुनने की आदत आप डालें। आइए चलते हैं और आज हम मनोविज्ञान के जन्म को लेकर के लंबी बात करेंगे। तो आप दोस्तों जानते हो कि प्राचीन काल में जो एक विषय हुआ करता था उसको हम यहाँ पर दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं। और ये माना जाता है कि दर्शन शास्त्र ही लगभग सभी विषयों की जननी है। चाहे आप जिस विषय को देखें, ज्यादातर विषयों का जन्म आपका कहाँ से हुआ है? दर्शन शास्त्र से हुआ है। ये आप और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो तो देखें, हमेशा से दुनिया में मैथ नहीं पढ़ाई जाती रही, हमेशा से दुनिया में रीजनिंग जैसे विषय नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब से मनुष्य इस धरती पर आया है तब से जानने की जिज्ञासा रही है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे किसने बनाया है और ये संसार क्या है। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपका निहित होता है कहाँ पर? दर्शन शास्त्र विषय में। तो दर्शन शास्त्र के ही बहुत सारी शाखाएं हुआ करती थी। अगर आप दर्शन शास्त्र विषय को पढ़े हो तो 30 से 35 शाखाएं हैं इसमें। उनमें से मैं केवल 2-3 शाखाओं का उल्लेख करूंगा। जैसे कि एक आपका नीति शास्त्र नामक ब्रांच है, और नीति शास्त्र में हम केवल ये देखने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। एक दूसरा है जिसको हम भारतीय दर्शन के नाम से जानते हैं। भारतीय दर्शन में हम भारत में जन्मे विभिन्न विद्वानों को देखते हैं, जैसे कि विचारों को देखते हैं। षट दर्शन को ले लीजिए, गौतम को ले लीजिए, महर्षि कपिल को ले लीजिए, महर्षि कणाद को ले लीजिए,
बादरायण को ले लीजिए, इन लोगों को पढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन को देखने की कोशिश करते हैं, जैन दर्शन को देखते हैं और शंकराचार्य के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सबके विचार मिलकर के भारतीय दर्शन नामक एक नई शाखा का निर्माण करते हैं, जहां पर दर्शन शास्त्र के ब्रांच के रूप में जाना जाता है। और एक दूसरी शाखा है जिसको हम यूरोपीय दर्शन के नाम से जानते हैं। और यूरोपीय दर्शन में हम समझते हैं कि यूरोप में जन्मे विद्वानों के क्या विचार रहे आत्मा, जगत और ईश्वर को लेकर के, उसमें हम इन चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। एक और इसकी ब्रांच थी जिसको हम मानसिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। और मानसिक शास्त्र में व्यक्ति के मन के विचारों को जानने की कोशिश की जाती है, अर्थात किस परिस्थिति में व्यक्ति क्या करेगा। और यही मानसिक शास्त्र ही कालांतर में आपका किस विषय के नाम से जाना गया, मनोविज्ञान इसका नामकरण किया गया। तो दोस्तों, इतनी पूरी बात से आपको एक बात दिमाग में स्थापित हो जानी चाहिए कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। या दूसरा प्रश्न, मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ? दर्शन शास्त्र से हुआ। तीसरा प्रश्न, मनोविज्ञान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मानसिक शास्त्र के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों, जैसे ही हम मनोविज्ञान शब्द आता है तो हम व्यवहारता बोल देते हैं कि हम मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि हम मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं, हम मनोविज्ञान का एक हिस्सा मात्र पढ़ते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान विशाल विषय है जिसमें बहुत सारी ब्रांचें आपकी आती हैं। जैसे कि दर्शन शास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं, वैसे ही मनोविज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं मानी जाती हैं। जैसे कि आप एक शाखा का नाम सुने होंगे, सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान, जैसे हम सामान्य एक्टिविटी का अध्ययन करते हैं इस ब्रांच में। और एक दूसरी ब्रांच है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान में हम व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और एक तीसरी शाखा है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, और इसी बाल मनोविज्ञान को हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। और एक तीसरी शाखा है, एक और शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान को हम शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो जब भी आप वर्ग 3, टीईटी या किसी का भी सिलेबस उठाकर देखते हो तो आपके सिलेबस में ये शब्द नहीं लिखा रहता है, बल्कि लिख करके आता है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि मनोविज्ञान की केवल 2 शाखाओं से ही आपसे प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। तो इतना आप यहाँ पर क्लियर कर पा रहे होंगे कि दर्शन शास्त्र की बहुत सी शाखाओं में एक शाखा थी मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान की बहुत सी शाखाओं में 2 शाखाओं का अध्ययन करते हैं, एक बाल मनोविज्ञान और दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान। अब थोड़ा सा और उसके आगे आइए और हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे आपकी कहानी कैसे बढ़ी। कोई पूछता है दर्शन शास्त्र क्या है, तो आपको उत्तर होगा एक ऐसा विषय है जो आत्मा, जगत और ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करता है। और दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु आत्मा थी, इसीलिए मनोविज्ञान की भी प्रारंभिक विषय वस्तु आत्मा मानी जाती रही। अब आइए आप और कुछ चीजों को समझिएगा। मैं पहले शब्द को लेकर के बात करता हूँ। तो मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो आपके विलियम जेम्स माने जाते हैं। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन अगर प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक की बात करोगे तो थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ये आपके फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना होगा। तो प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक आपके कौन है? थॉर्नडाइक। अब दोस्तों देखिए, मनोविज्ञान शब्द को लेकर के, तो इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं साइकोलॉजी। और जो साइकोलॉजी शब्द है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा,
और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात एक ऐसा विषय जिसमें आत्मा के बारे में अध्ययन किया जाए, वही आपका साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। लेकिन दोस्तों, ये अवधारणा, आत्मा की अवधारणा 16वीं शताब्दी में जन्म ली थी और 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये मानी जाती रही। लेकिन 1870 के दशक में जब आपके लॉक्स नामक विद्वान आते हैं, या लॉक लिखिए, लॉक्स नहीं, होब्स नामक विद्वान आते हैं, इमैनुअल कांट नामक विद्वान आते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं कि साइकी का अर्थ माइंड लेते हैं। अब साइकी का अर्थ आत्मा नहीं ले रहे हैं 1870 के दशक में, बल्कि साइकी का अर्थ क्या ले रहे हैं, माइंड ले रहे हैं, और माइंड को जोड़ रहे हैं किससे, मन से। अर्थात एक ऐसा विषय जिसमें मन का अध्ययन किया जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। लेकिन ये शब्द की दृष्टि से, शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से दोनों बातें आपकी गलत हैं। न तो साइकी का अर्थ वर्तमान में आत्मा लिया जाता है और ना ही साइकी का अर्थ वर्तमान में मन लिया जाता है, बल्कि हम समझते हैं एक ऐसा विषय जो व्यवहार का अध्ययन करता हो, वही आपका मनोविज्ञान है। आइए इसकी विकास की यात्रा देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मनोविज्ञान में प्रारंभ में आत्मा का अध्ययन करता था, फिर बाद में मन का, और फिर चेतना का, और वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस क्रम से अगर हम देखें तो अलग अलग समय में मनोविज्ञान में अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जाता रहा है। देखिए, इसकी विकास की बातें करें तो सर्वप्रथम मैंने कहा आत्मा का अध्ययन करता था, और आत्मा का अध्ययन करने के पीछे जिन लोगों का मत था वो थे सुकरात आपके, और सुकरात के साथ साथ प्लेटो, और प्लेटो के साथ अरस्तु। ये नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और आत्मा का अध्ययन आपका 16वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था, 16वीं शताब्दी से। इसके बाद आप और आगे आइए तो 18वीं शताब्दी आते आते आत्मा की जगह मन ने ले ली। अब इसका कारण क्या है, क्यों हम आत्मा के बाद मन का अध्ययन करने लगे? क्योंकि दोस्तों, मनोविज्ञान एक विषय जो सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला में नहीं रखा जा सकता, विज्ञान बनने की कोशिश में था, और विज्ञान बनने के लिए 3 विशेषताओं का होना जरूरी है। एक तो विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए उस विषय में, और विश्वसनीयता के साथ साथ वैधता का गुण पाया जाना चाहिए, और वैधता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाना चाहिए। अगर ये 3 गुण हैं तभी हम उस विषय को विज्ञान बोल सकते हैं। तो जब आप आत्मा में आते हैं तो आत्मा को लेकर के जो लोगों के विश्वास हैं वो यहाँ पर अलग अलग हैं। कोई मानता है कि आत्मा है, कोई मानता है कि आत्मा नहीं है, कोई मानता है कि आत्मा शरीर में इस हिस्से पर स्थित होती है, जैसे वेदों में लिखा है कि नाभि के 6 अंगुल ऊपर आत्मा का निवास स्थल होता है। लेकिन बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन वाले इसके कंसेप्ट को ही ज्यादातर स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। यूरोपीय दर्शन में चले जाएं तो आत्मा को समझाने के लिए दूसरे फैक्ट लिए जाते हैं। या आप मिनांडर और नागसेन के संवाद को देखिए मिलिंद पानो नामक पुस्तक में, तो नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु आत्मा को समझाने की कोशिश करता है कि आत्मा क्या है, और वो जब यहाँ पर मिनांडर आता है तो मिनांडर प्रश्न करता है कि आत्मा क्या है, तो नागसेन उससे प्रश्न करता है, बताओ रथ क्या है, क्या तुम्हारे घोड़े का नाम रथ है, क्या तुम्हारे रथ के पहियों का नाम रथ है। ऐसे करके वो कई तरह के प्रश्न दागता है, जिसका उत्तर नागसेन मिनांडर कहता है नहीं। फिर पूछता है क्या रथ, फिर मिनांडर खुद कहता है कि इन सभी को मिलाकर के रथ बना हुआ है। तो नागसेन कहता है कि ऐसे ही ना हमारे हाथ का नाम आत्मा है, ना हमारे यहाँ पर जो है, ना हमारे यहाँ पर पैर का नाम आत्मा है, ना हमारे सर का नाम आत्मा है, बल्कि इन सभी रूपों के समुच्चय को ही हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा को समझाने के लिए सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से चीजों को स्पष्ट किया है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें विश्वसनीयता का गुण नहीं हो सकता, अर्थात सभी लोगों के एक प्रकार का विश्वास नहीं हो सकता है। अब वैधता, वैलिडिटी का मतलब है कि वो विचार आपका कितने समय तक जिंदा है, उसकी कितनी वैलिडिटी है। जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, तो मोबाइल में जब रिचार्ज कराते हैं तो उसमें लिख कर आता है कि 2 महीने की वैलिडिटी है, 2 महीने बाद अगर नहीं भी यूज कर पाए तो भी वो समाप्त हो जाएगा।
तो ऐसे ही आत्मा, अगर कोई थ्योरी रची गई तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, 2 महीने बाद फिर कोई नया सिद्धांत, फिर वैलिडिटी समाप्त, फिर उस सिद्धांत की वैलिडिटी शुरू। तो कुल मिलाकर इसमें वैधता का भी अभाव। और जब हम वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब आप समझते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलने का मतलब है एक ऐसे प्रश्न है जिनका केवल एक उत्तर होता हो। जब आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं तो 4 में से आप एक सही करते हो, इसको बोल देते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठता का गुण क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि किसी के बारे में एक ही बात कही जाए वो वस्तुनिष्ठ है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? आप बताते हैं दिल्ली, इसके अलावा दूसरा कोई उत्तर नहीं हो सकता और ना ही वो सही हो सकता है, इसलिए ये प्रश्न आपका कैसा हो गया? वस्तुनिष्ठ। अब हम पूछे कि आत्मा कहाँ रहती है, कोई बताएगा कुछ, कोई उसका उत्तर कुछ और बता रहा है, इसका मतलब यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। अर्थात इसमें वस्तुनिष्ठता का भी गुण था। अर्थात इन 3 प्रकार के गुणों के न होने के कारण मनोविज्ञान को अपनी विषय वस्तु बार बार बदलनी पड़ी। अर्थात अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि जब मनोविज्ञान पहले आत्मा का अध्ययन करता था तो वर्तमान में आत्मा का अध्ययन करने में क्या परेशानी है, तो आपको उत्तर होगा कि मनोविज्ञान को विज्ञान बनना था और विज्ञान बनने के लिए जरूरी है कि विश्वसनीयता, वैधता एवं वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए। और आत्मा एक ऐसी विषय वस्तु थी जिस पर ये तीनों गुण नहीं थे, इसलिए मनोविज्ञान ने अपनी विषय वस्तु को बदलकर मन के रूप में स्थापित किया। अब देखिए मन के बारे में थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो मन के बारे में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी के अनुसार अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी की किताब 12वीं के अनुसार, 11वीं के अनुसार, तो उसमें माना गया है कि स्पैरो एवं पेनरोज ने मन को मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा एक और नाम मिलेगा पोम्पोनॉजी। पोम्पोनॉजी ने भी मन को मनोविज्ञान की विषय वस्तु बनाने में काफी काम किया। और मैंने अभी उदाहरण दिया कि लॉक और हॉब्स, ये लोग भी इसी बात के पक्ष में थे कि साइकी का अर्थ आत्मा लेने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि साइकी का अर्थ माइंड ले रहे थे। तो ये आपके 18वीं शताब्दी तक आते आते ये कंसेप्ट आपका बदल जाता है और आत्मा की जगह मन को लिया जाने लगता है। तो 1870 में ऐसा पहली बार हुआ जब हम साइकी का अर्थ माइंड लेने लगे। और आप थोड़ा सा आगे चलिए तो 1879 में विलियम वुंट आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं, और ये लोग क्या करने लगते हैं कि चेतना की बात करने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि मन का अध्ययन करने से अच्छा है कि हम चेतना का अध्ययन करने लगे। तो 1879 तक आते आते फिर से एक बार मनोविज्ञान की विषय वस्तु में बदलाव दिखाई देता है। अभी चेतना क्या है? चेतना को लेकर के तमाम प्रकार के विवाद मिलते हैं। कोई कहता है संवेदना प्रतिमा और भाव, इन सभी का सम्मिलित रूप चेतना है। अर्थात आप में अगर सेंसेशन हो रहा है, आप में दिमाग में फोटो बन रही है, इमोशन है, तो इसका मतलब है कि आप चेतन रूप में हैं। समझ पा रहे हो? संवेदना जानते ही हैं, प्रतिमा फोटो भी जानते हैं, भाव भी समझ रहे हैं। ठीक है, अगर एक मनुष्य के प्रति ही कोई भाव नहीं है तो इसका मतलब उसमें चेतन नहीं, वो तो जड़ हो चुका है। और संवेदना, सेंसेशन, अगर किसी चीज की कोई ठंडा है, गर्म है, अच्छा है, बुरा है, ऐसे कुछ भाव नहीं जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब तुम चेतन नहीं। अगर व्यक्ति चेतन है तो 3 प्रकार की विशेषताएं उसमें पाई जाएंगी। और चेतना को विषय वस्तु बनाने में महत्वपूर्ण जो रोल रहा वो आपका विलियम जेम्स का। अब एक बात यहां से क्लियर करना, ये जो व्यवहार है आपके, व्यवहार 3 प्रकार के होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। व्यवहार 3 प्रकार के होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। जब आप कोई भी काम सोच समझ कर करते हो तो इसका मतलब है किस व्यवहार से किया? तो यहाँ पर चेतन व्यवहार से। जब आप कोई भी काम सुप्तावस्था में कर डालते हो वो काम क्या है? अचेतन। सोते हुए किसी को मार दिया, गाली दे रहे हो, गिर गए कहीं पर, ये कैसे व्यवहार है? अचेतन। अगर कोई भी काम धोखे में कर गए तो वो काम क्या है? अर्धचेतन। तो अब यहां पर देखो कि संपूर्ण व्यवहार को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं और मनोविज्ञान क्या कर रहा है कि इन 3 कैटेगरी में से केवल एक कैटेगरी का अध्ययन कर रहा है, चेतन व्यवहार, और अचेतन और अर्धचेतन को छोड़ देता है। आप खुद देखें,
आप दिन भर में 20 बार बोलते हैं कि ये काम मुझसे धोखे से हुआ या ये काम मुझसे गलती से हुआ, अर्थात आपका ज्यादातर व्यवहार कैसा होता है? तो अर्धचेतन व्यवहार होता है। या आप सिगमंड फ्रायड का कमेंट याद करिए। सिगमंड फ्रायड करता है कि मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार का चेतन व्यवहार तो 1/10 ही होता है, अर्थात अगर ये पूरे व्यवहार हैं उसमें से चेतन का परसेंटेज देखें तो मात्र 1/10 है, अर्थात 10% ही व्यवहार आप चेतन व्यवहार करते हैं। तो अगर हम चेतना का अध्ययन करते रहे तो क्या हम संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा हुआ। इस वजह से मनोविज्ञान ने चेतना को भी विषय वस्तु स्वीकार नहीं किया और आगे चल करके चेतना के बाद व्यवहार को अपनी विषय वस्तु के रूप में स्वीकार। और वर्तमान में आप जानते हैं कि व्यवहार को विषय वस्तु बनवाने में जिसका रोल है वो आपका वुडवर्थ है। वुडवर्थ है और एक नाम और आएगा आपका, वाटसन का नाम आएगा, वाटसन है। इन लोगों ने व्यवहार को विषय वस्तु मनोविज्ञान की बनाया। तो अब यहां से आपको जो प्रश्न याद रखना है वो प्रश्न क्या याद रखना है कि वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आपको उत्तर होगा व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का जब जन्म हुआ था तब किसका अध्ययन करता था? आत्मा का अध्ययन करता था। एक इसका क्रम पूछता है तो आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतना, चेतना के बाद व्यवहार। आत्मा का अध्ययन क्यों नहीं किया लगातार? तो मैंने कहा वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता का गुण नहीं। मन का अध्ययन क्यों नहीं कर पाया? मन के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, तो इसमें भी विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता का अभाव रहा, इसलिए मन को भी विषय वस्तु के रूप में छोड़ दिया। अब यहाँ पर चेतना का ही लंबे समय तक क्यों नहीं अध्ययन कर पाया? तो मैंने कहा कि अगर चेतना का अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण व्यवहार नहीं शामिल होता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार 1/10 भाग ही शामिल होता है, इसलिए चेतन व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तब हमने किसको अपनाया? व्यवहार। और व्यवहार क्या है? आप जो कुछ करते हैं आपकी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को व्यवहार कहा जाता है। जो कुछ एक्टिविटी करिए आप, सारी एक्टिविटी आपकी क्या कहलाएगी? व्यवहार कहलाएगी। तो अब देखें इस विकास यात्रा को कौन स्पष्ट करता है? अगर इससे कोई कोटेशन डिस्कस किया जाता है कि किसने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन तथा चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को स्वीकार करता है, तो आपको उत्तर होगा कि ये कमेंट वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को स्वीकार करता है। तो इतनी चीजें आप यहां से क्लियर करेंगे। और अभी मैंने फैक्ट की दृष्टि से देखें तो केवल 2 या 3 प्रश्न आपके क्लियर कराए हैं। एक वुडवर्थ का कमेंट, दूसरा मनोविज्ञान के विकास में कैसे कैसे विषय वस्तु में बदलाव आए, दूसरा मन को विषय वस्तु बनाने में किन लोगों का रोल रहा, ये चेतना को विषय वस्तु के रूप में लाने का किनका रोल रहा और ये कब आया, इसका संधि मैंने क्लियर कराया। व्यवहार को विषय वस्तु के रूप में किसने स्थापित कराया? तो वुडवर्थ और वाटसन का नाम आता है। अब आइए और आगे चलते हैं। और आगे चल करके अगर हम इसकी विकास यात्रा को लेकर के बात करना स्टार्ट करते हैं तो पहले सन के अनुसार देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें बदलाव आपके आते चलेंगे, फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन पर आते हैं और मनोविज्ञान के नेचर को लेकर के बात करते हैं। तो देखिए मनोविज्ञान की विकास यात्रा, तो विकास यात्रा में एक आपको पहले दिमाग में लाइन डाल देनी है कि विभिन्न प्रकार के विचारों का, विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का, स्कूलों का, जैसे संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है मनोविज्ञान को एक विकसित स्वरूप देने में। और कुछ अगर हम यहाँ पर ऐसी पॉइंटों की बात करें जिसको हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार का मैग्ना कार्टा साबित हुआ मनोविज्ञान के लिए, जहाँ से चीजें एकदम बदली, उन पॉइंटों को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि 1870 में हमने साइकी का अर्थ क्या लेना शुरू कर दिया? साइकी का अर्थ मन लेना शुरू कर दिया, माइंड के रूप में जानने लगे और यहां से हमने आत्मा से पीछा छुड़ाया मनोविज्ञान। इसके बाद थोड़ा सा चीजें और बढ़ी और मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने का काम शुरू हुआ और जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट द्वारा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो इसके महज 9 साल बाद 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में यहां पर जब प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। प्रयोगशाला, पूरी लाइन आप लोग लिख लेंगे।
और आप क्रमशः चलेंगे तो मनोविज्ञान में आप यकीन माने 30 में से 25 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, एक एक पॉइंट को गौर से देखें और कैसी चीजें बदलती चली जा रही हैं उनको समझने की कोशिश करें। तो ये 1879 में किसने ये काम कर डाला? विलियम वुंट के द्वारा किया गया काम है। 1870 में साइकी का अर्थ मन लेने का काम किसने किया? तो लाक के द्वारा किया गया काम है। लाक ने ऐसी अवधारणा विकसित की। अब जब प्रयोगशाला स्थापित होगी तो हम मनोविज्ञान में केवल हाइपोथेसिस पर बात नहीं करेंगे, अर्थात हम उन चीजों को जांचेंगे, परखेंगे और जब वो थ्योरी के रूप में स्थापित होगी तब हम उसको आगे बढ़ाएंगे, अर्थात ये प्रायोगिक होना शुरू हो गया था। इसके बाद आप और थोड़ा सा आगे आइए तो 1879 में जब प्रयोगशाला स्थापित हो गई तो अब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अध्ययन नहीं किया जाने लगा, बल्कि मनोविज्ञान 1880 में दर्शन शास्त्र से पृथक हो गया। तो दर्शन शास्त्र से इसको यहाँ पर अलग कर दिया गया और अभी तक जो अध्ययन हो रहा था तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। तो 1880 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। इसके बाद आप आइए तो दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान की थ्योरी के रूप में बातें की जाने लगी। और 1890 में आ जाइए तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई कि अर्थात मनोविज्ञान किस सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगा, इसकी बात यहाँ पर विलियम जेम्स ने किया। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में ये बताया कि मनोविज्ञान को अगर वैज्ञानिक बनना है तो आत्मा और मन और इनके भी बाहर निकलना होगा, अर्थात मन से भी छुटकारा पाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में अवधारणा रखी गई विलियम जेम्स के द्वारा। और यही से और तेजी से बदलाव आपका प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप और थोड़ा सा आगे बढ़िए तो 1894 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1894 में मनोविज्ञान की एक बृहद प्रयोगशाला स्थापित की जाती है। बृहद प्रयोगशाला स्थापित की है। बृहद का मतलब है बड़ी प्रयोगशाला। तो अगर प्रश्न आता है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। मनोविज्ञान की प्रथम बृहद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो आपकी अमेरिका में स्थापित की गई। और इसको स्थापित करने में मुख्य रूप से रोल किसका रहा है 1894 में? तो जॉन डीवी का रोल सबसे बड़ा रहा है। जॉन डीवी के प्रयासों से एक बड़ी प्रयोगशाला आपकी स्थापित की गई 1894 में। जब चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी तो आपका इस विषय का विकास भी होता चला जाएगा। और इसके जस्ट अगले साल 1895 में एक नई प्रकार की विचारधारा भी जन्म ले लेती है। यहाँ से जब वो विलियम वुंट वगैरह लोग आते हैं तो ये संरचनावाद की विचारधारा की आधारशिला यहाँ पर रख देते हैं। और इसके बाद 1895 में एक नई विचारधारा जन्म लेती है प्रकार्यवाद की। प्रकार्यवाद और प्रकारवाद की विचारधारा स्थापित करने में जो रोल रहा है वो विलियम जेम्स का रहा है। विलियम जेम्स का रहा है। अब केवल इतना समझना है कि ये सब लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं किस पर? चेतना को लेकर। तो जो कोई ये कहे कि केवल चेतना का स्ट्रक्चर क्या है ये जानो, वही विचारधारा क्या है? संरचनावाद। लेकिन जो विचारधारा ये कहे कि चेतना के कार्य कौन से हैं ये जानिए, तो विचारधारा क्या है? प्रकारवाद। अभी केवल इतना समझिएगा और विचारधाराओं को लेकर के मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको A to Z सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप और आगे आइए तो 1895 के जब आप आगे चलते हैं तो सन 1900 में आपका मनोविज्ञान किससे अलग हो जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान किससे अलग हो जाता है? मनोविज्ञान से। तो यहां से शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा शुरू हो गई। अब पूरी बात क्लियर करिएगा। मैंने अभी यहां पर क्या किया? 1880 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में उभरा। और 1900 के साल में ही सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद विचारधारा को जन्म दे दिया। तो ये साल आपका मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि 1900 में ही दो काम आपके होते हैं कि एक तो शिक्षा मनोविज्ञान पृथक होने की कोशिश करता है और दूसरा सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद की विचारधारा की नींव रखते हैं। अब अगर आप और उसके आगे चलिए तो और उसके आगे देखते हैं 1900 के बाद क्या हुआ।
1900 के बाद साल 1903 में ही थॉर्नडाइक ने 1903 में ही समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया। समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया और ये किसके द्वारा दिया गया? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। ये समरूप तत्व हैं क्या? भाई सिंपल सी बात है, जो चीजें सिमिलर होंगी, जैसे कोई एक बात आप पहले से जानते हो और उसी के सादृश्य से कोई नई बात आपके सामने आती है तो आप उसको आसानी से सीख सकते हो, अर्थात वो समरूप है और उसका तत्व क्या हो गया? समरूप तत्व हो गया। तो अब आपकी ये दोनों बातें अच्छे से आप सीखी जा सकती हैं। इसी को थॉर्नडाइक क्या कहता है? समरूप तत्वों का सिद्धांत कहता है। और ये काम आपका कब हुआ? 1903 में हुआ। अब आप 1904 में आइए तो 1904 में ही एक और यहाँ पर क्रांतिकारी घटना घटित होती है। पावलोव को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है और जब पावलोव नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर नवाजे जाते हैं तो इसी समय पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ज्यादा बल देता है और कुल मिलाकर सीखने के सिद्धांतों में एक नई श्रृंखला आपकी जुड़ती है। थॉर्नडाइक पहले आ चुके थे। थॉर्नडाइक के बाद पावलोव ने यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन को रच करके मनोविज्ञान को और विकसित करने का काम किया और ये घटना आपकी कब है? 1904 की घटना है। 1905 में आइए तो 1905 में आकर के बिने साइमन परीक्षण बनाया गया। अब यहां से जो है बुद्धि के मापने का प्रयास शुरू हो जाता है। बिने साइमन परीक्षण, अभी एक एक चैप्टर अलग से देखेंगे, केवल अभी मैं विकास यात्रा पर बात कर रहा हूं। और 1905 में जब बिने साइमन परीक्षण आया, इसके बाद भारत में मनोविज्ञान की एंट्री हो जाती है। 1916 में कोलकाता में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है स्थापित की जाती है। 1916 में कोलकाता में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रयोगशाला स्थापित की गई, ये पॉइंट आप पूरा लिखिए। तो अब यहां से भारत का भी रोल बढ़ता चला जाएगा और मनोविज्ञान विकसित रूप प्राप्त करता चला जाएगा। इसके बाद जब आप और आगे चलते हैं तो 1920 में आपकी जर्मनी में एक नई विचारधारा जन्म लेती है जिसको हम गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं। गेस्टाल्टवाद। और अब यहां से चीजों के समग्रता पर अध्ययन किया जाने लगा। अभी तक चेतना की संरचना पर अध्ययन किया जाता था और चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया जाता था, लेकिन चेतना के समग्र रूप पर किसी ने बात नहीं की। जर्मनी के वर्दीमेयर ने गेस्टाल्टवाद की आधारशिला रख करके समग्रता के रूप को स्थापित करने की कोशिश की। इसके बाद आप आएंगे तो 1922 में मैथ के लिए 7 नियम स्थापित किए जाते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। कि अगर मैथ सीखनी है तो इन 7 नियमों को जानना होगा। इसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। 1922 में आपके मैथ के 7 नियम जानने की कोशिश की गई। 1924 में आप आइए तो 1924 में वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रख दी। 1924 में वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रख दी। तो अब व्यवहारवाद नामक एक और नई विचारधारा आई, मतलब सबसे लास्ट में व्यवहारवाद आया। इसके पहले गेस्टाल्टवाद आया। गेस्टाल्टवाद के पहले आप मनोविश्लेषणवाद देख लियो, प्रकारवाद देख लियो, संरचनावाद देख लियो, लेकिन बाद में आपके व्यवहारवाद की स्थापना की जाती है। इसके बाद अब और आप आगे आइए तो 1951 में मानवतावाद की विचारधारा स्थापित होती है। मानवतावाद की विचारधारा का जन्म होता है। उसके आप और आगे चलेंगे तो 1954 में यहाँ पर जो है 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की जाती है। अब देखिए 1954 में यहाँ पर जो है इलाहाबाद में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई। और आगे आप उसके देखेंगे तो 1954 के बाद 1989 में 1954 के आगे आप आइए तो 1989 में देखते हैं नेशनल अकादमी ऑफ साइकोलॉजी भारत में बनाई जाती है। नेशनल अकादमी ऑफ साइकोलॉजी नेशनल अकादमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1997 में आइए तो 1997 में ब्रेन से संबंधित एक संस्था स्थापित की जाती है जिसका नाम है आपका NBRC और ये आपकी कहां बनती है? गुरुग्राम में बनती है। और इसका पूरा नाम क्या होगा?
तो नेशनल ब्रेन रिसर्च, नेशनल ब्रेन रिसर्च कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आप और आगे आइए तो 2005 में खेल सिद्धांत को लेकर के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1997 के बाद आप आते हैं 2005 में खेल सिद्धांत को लेकर के नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये चीजें आपकी लगातार बदलती हुई चली जाती है इस, अगर आप विकास यात्रा में देख रहे हो चीजों। और आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति को लेकर के कि मनोविज्ञान का नेचर कैसा है आपका। मनोविज्ञान की प्रकृति है, लिख दीजिएगा मनोविज्ञान की प्रकृति। तो पहला पॉइंट मनोविज्ञान है तो आप उत्तर बोल सकते हो एक वैज्ञानिक विषय है, वैज्ञानिक विषय। और वैज्ञानिक विषय क्यों है? क्योंकि यह वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता को लेकर के लगातार प्रयास कर रहा है। दूसरा आप बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान एक विधायक विषय है, मनोविज्ञान एक विधायक विषय है। और विधायक बोलने का मतलब है ये फैक्ट को लेकर के भी काम करता है, ये किसी तथ्यों के आधार पर भी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जो पहले के सर्वमान्य तथ्य होते हैं उन्हीं को आधार बना करके अगर आप किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचो तो इसका मतलब है कि आप विधायक रूप से अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद मनोविज्ञान एक नियामक विषय भी है। नियामक का मतलब है कि उस फैक्ट को आधार बनाकर अध्ययन भर नहीं करता बल्कि उसका मूल्यांकन भी करता है और यह भी जानने की कोशिश करता है कि क्या जो मैंने स्थापित किया वो बातें सही है। तो मनोविज्ञान अगर पूछा जाए प्रकृति के आधार पर तो वैज्ञानिक विषय, विधायक विषय, नियामक विषय, और ये दोनों एक साथ ऑप्शन में आते हैं तो इन पर जरूर आप नजर बनाए रखिएगा। और मनोविज्ञान संश्लेषण का काम करता है कि विश्लेषण का काम करता है? तो मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक विषय, स्पष्ट व्याख्या देने का काम करता है, न कि चीजों को जोड़ने का काम करता है। तो मनोविज्ञान एक विश्लेषणात्मक विषय है आपका। और एक आप बोल सकते हो नेचर के हिसाब से कि मनोविज्ञान वस्तुपरक विषय है, वस्तुपरक विषय। तो ऐसे करके आप देखिए तो मनोविज्ञान वैज्ञानिक भी है, विधायक और नियामक भी है, विश्लेषणात्मक भी है और साथ में वस्तुपरक भी है। नेचर के हिसाब से इतने प्रश्न आपके इसमें बन सकते हैं। आइए अब इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा। दोस्तों मनोविज्ञान है क्या? तो अगर स्किनर के अनुसार देखा जाए तो व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। अगर स्किनर के अनुसार बात की जाए तो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान। वुडवर्थ कहता है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंधों में व्यक्तियों की क्रियाओं की वैज्ञानिक उपलब्धि है, अर्थात वातावरण में कैसा व्यवहार आदमी करता है। और एक मन नामक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, अर्थात जिसमें वैज्ञानिक खोज पर बल दिया जाए वो आपका मनोविज्ञान है। तो ये 3 पॉइंट आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में आप लिखिएगा। पहली परिभाषा स्किनर की कि मनोविज्ञान क्या है। तो स्किनर के अनुसार आप लिखेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। ये 2 पॉइंट आप इसमें याद रखिए। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान मनोविज्ञान को कौन बनाते हैं? तो स्किनर बताते हैं। और वुडवर्थ क्या कहते हैं मनोविज्ञान को? वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है।
और मन क्या कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो ये भी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज की बात कर रहे हैं, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। और इसमें से ज्यादातर परिभाषा आपकी ये दोनों पूछी जाती है पेपर की दृष्टि। तो 3 डेफिनेशन आप मनोविज्ञान की लिख लीजिए। इसके बाद आइए शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान आपका क्या है। हे भगवान, एक पॉइंट आपका छूटा है, उसको आप यहीं पर ऐड कर लेंगे कि 1922 में थॉर्नडाइक ने बुद्धि के मापन का एक नया पैमाना दिया जिसको CAVD मापन कहते हैं। CAVD मापन, ये बुद्धि के मापन से संबंधित है। और जब बुद्धि के मापन के चैप्टर में आएंगे तब ये CAVD क्या होता है इस पर बात कर लेंगे। और ये किसने दिया आपका? थॉर्नडाइक ने दिया। एक पॉइंट आप पहले वहां पर ऐड कर लेंगे। और फिर आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान देखिए दोस्तों, जैसे आप देखिए तो प्राचीन काल की जो आपकी विद्या थी वो बाल केंद्रित नहीं थी बल्कि ज्ञान केंद्रित थी। बस हमें बालक को ज्ञान दे देना है, सिखा देना है, यही प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था शिक्षा का। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा है वो आपकी ज्ञान केंद्रित नहीं है बल्कि क्या है? बाल केंद्रित है। और जो शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों के बारे में हम बात करें तो शिक्षा आपकी क्या है? साध्य है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान साधन है। और इस साधन के द्वारा आपको किसको हासिल करना है? शिक्षा को हासिल करना है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य आपका सर्वांगीण विकास करना है। तो ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक साधन के रूप में काम करता है। अब आप समझिए, यहां पर शिक्षा की परिभाषा को लेकर के थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो शिक्षा की परिभाषा है अगर संस्कृत के अनुसार चले तो यह शिक्ष धातु से बना हुआ, अर्थात किसी को कुछ सिखाना ही आपकी क्या है? शिक्षा है। अगर आप संस्कृत को आधार ना लें और इंग्लिश को आधार माने और इसकी व्याख्या करने चलें तो जो शिक्षा शब्द है, एजुकेशन शब्द, अंग्रेजी में इसको यहाँ पर एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन किससे बना हुआ है? एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। और एजुकेटम का अर्थ होता है कि बालक की आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकाशन करना, अर्थात व्यक्ति के अंदर जो शक्तियां हैं उसको जो जागृत कर दे वही क्या है? शिक्षा है आपकी। और एजुकेटम ये शब्द कैसा है? तो यहाँ पर लैटिन भाषा का शब्द है। और एजुकेटम से ही क्या बना है? तो यहाँ पर एजुकेशन बना हुआ है। लेकिन अगर हम वेदों के बारे में देखें और वेद में शिक्षा को क्या कहा गया है तो वेदों में लिखा गया है कि ज्ञानी और अज्ञानी के बीच, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। अर्थात शिक्षा का प्रोसेस तभी चल सकता है जब उसमें दो लोग हों और दो में से एक ज्ञानी हो दूसरा अज्ञानी हो। अगर दोनों ज्ञानी हो जाएंगे तो भी शिक्षा का प्रोसेस नहीं चलेगा, अगर दोनों अज्ञानी हो जाएंगे तो भी शिक्षा का प्रोसेस नहीं चलेगा। तो अगर ये दोनों होते हैं तभी शिक्षा आपकी आगे बढ़ती है। तो देखिए, एक तो मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, दूसरा मैंने ये क्लियर करा दिया कि शिक्षा साध्य है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? साधन है। और तीसरी बात मैंने ये क्लियर करा दिया कि प्राचीन काल में जो आपकी शिक्षा होती थी वो ज्ञान केंद्रित होती थी, लेकिन वर्तमान की शिक्षा आपकी कैसी है? बाल केंद्रित है। तो समय के अनुसार चीजें आपकी बदलती चली गई। अब आइए और थोड़ा सा इसकी विकास के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो लॉक्स थे वो शिक्षा का यहाँ पर औपचारिक अनुशासन सिद्धांत देते हैं। लॉक के द्वारा शिक्षा का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत दिया गया।
शिक्षा का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत। और औपचारिक अनुशासन सिद्धांत ये कहता है कि अगर हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को जान लें तो हम दूसरे विषयों को जान सकते हैं। अगर हमें मैथ और लैटिन भाषाएं जो प्राचीन हैं, अगर हम इनको सीख लेते हैं तो दूसरे विषयों का अध्ययन हम आसानी से कर लेते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, शिक्षा का, यहाँ पर औपचारिक अनुशासन के नाम से इसको जाना जाता है। और जो पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी ने ज्यादातर ट्रेनिंग पे बात किया है। पेस्टोलॉजी प्रशिक्षण विधि पर ज्यादा बात करते हैं कि जितना अच्छा यहाँ पर जो प्रशिक्षण होगा उतना बढ़िया से वो व्यक्ति सामने वाले को सिखा पाएगा। और जो फ्रोबेल हैं, फ्रोबेल आपके किस पर बात करते हैं, तो फ्रोबेल मुख्य रूप से प्रारंभिक अनुभूतियों पर बात करते हैं। प्रारंभिक अनुभूतियों पर बात करते हैं। और इसी प्रारंभिक अनुभूति का मतलब है संवेदना को विकसित करने का काम करना है। और संवेदना का विकसित करना है तो कहाँ होगा, खेल के मैदान में। किंडरगार्टन पद्धति की भी आविष्कारक है किंडरगार्टन। और किंडरगार्टन का मतलब आप जानते हो कि बच्चों का बगीचा होता है। तो फ्रोबेल अपना प्रारंभिक अनुभूति को आधार बनाते हैं। और आगे आएंगे तो गाल्टन महोदय हैं, तो गाल्टन किसको आधार बनाते हैं, गाल्टन व्यक्तिक भिन्नता को आधार बनाते हैं। और अगर आपके प्रश्न में आता है कि व्यक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय किसने विकसित किया, तो आपको उत्तर क्या होगा, गाल्टन ने विकसित किया। और जब यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस की बात होगी तो यहीं से बुद्धि के मापन की अवधारणा आपकी जन्म लेगी और तब जाकर के बुद्धि का मापन शुरुआत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बुद्धि के मापन में बिने साइमन का जितना रोल है उससे कहीं ज्यादा रोल गाल्टन का है, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता की अवधारणा इसके पहले इन्होंने दे दिया। अब आप देखिएगा इसके आगे तो स्टेनले हॉल है जो वो बात करते हैं कि बालक को ज्यादातर किससे पढ़ाया जाना चाहिए, प्रश्नावली मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए। तो स्टेनले हॉल ने प्रश्नावली मेथड पर ज्यादातर बात किया है, प्रश्नावली मेथड पर, कि इसके अनुसार अगर बालक पढ़ेगा तो बालक ज्यादा जल्दी चीजों को सीख जाएगा। अब आप देखिए और आगे अगर बात करें हम तो जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी क्या मानते हैं, जिन्होंने शिकागो में बृहद प्रयोगशाला स्थापित की। और मैंने अभी बताया भी कि दुनिया की प्रथम बृहद प्रयोगशाला आपकी अमेरिका में स्थापित हुई थी। तो जॉन डीवी का यह विचार था। जॉन डीवी के शिष्य का नाम क्या है, किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक ने क्या किया था, प्रयोजनवादी प्रोजेक्ट मेथड के आविष्कारक माने जाते हैं। अभी यहाँ पर जॉन डीवी पर बात करते हैं, अभी तो पूरा विषय पढ़ा है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर ही है। तो जॉन डीवी ये कहते हैं कि बालक एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में काम करता है, अर्थात वो खुद ढूंढकर सीखने की कोशिश करता है, तो उसको सिखाया जाना चाहिए। और बालक क्या है, सुयोग्य शिक्षा पाने का अधिकारी है, अर्थात अच्छे टीचर होने चाहिए और उसको अच्छा नॉलेज दिया जाना चाहिए। और क्या है कि बालक को शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास तक ले जाया जा सकता है। अब जब भी सर्वांगीण विकास की बात होगी तो मतलब क्या है कि मानसिक विकास भी करना है, शारीरिक विकास भी करना है, नैतिक विकास भी करना है। जब आप हर तरह का विकास करते हैं तब हम कहते हैं कि आप बालक का क्या कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। सर्वांगीण का मतलब ये नहीं समझ लेना कि हाथ का विकास करना है, पैर का विकास करना है, नहीं। सर्वांगीण का मतलब है कि विकास के विभिन्न आयामों को विकसित करना है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, इन सारी चीजों पर जोर ज्यादा देना। तो ये रही आपकी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान में कैसे कैसे प्रयोग हुए और शिक्षा मनोविज्ञान कैसे आपका विकसित होता चला गया। और शिक्षा शब्द की परिभाषा क्या है, इतना मैंने समझा दिया। अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पर हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को लेकर के एक बार देख लीजिए। तो स्किनर लिखता है कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विषय है, जो सीखने तथा सिखाने का काम करे, वही आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। जो सीखने और सिखाने पर आधारित हो वही विषय आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एवं क्रो कहते हैं, क्रो एवं क्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। तो आप जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक के सीखने का अनुभव जिस विषय के द्वारा हो वही आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। और ये डिफिनेशन देखिएगा थॉर्नडाइक क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में।
वो लिखते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। अर्थात तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण व्यवहार को भी रख रहे हैं और साथ में किसको रख रहे हैं, व्यक्तित्व को भी रख रहे हैं। और इन दोनों का जहां पर अध्ययन होता हो वही आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। तो दोस्तों आज मैंने केवल शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ और उसका विकास कैसे कैसे हुआ, डेट वाइज भी दिखा दिया कि 1879 में क्या हुआ, 80 में क्या हुआ, तो आपको वो पॉइंट थोड़ा सा याद करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र समझने के बाद हम समझ लेंगे संरचनावाद, प्रकार्यवाद और यहाँ पर जो है गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, इन सभी विचारधाराओं का जन्म कैसे हुआ और इनमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक काम करते रहे और इन सब का मूल तथ्य क्या है या कुल मिलाकर मूल विचारधारा इनकी क्या है।